बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में अभी जो अष्टांग योग की चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग आसन के बारे में बात करते करते हम लोगों ने चक्रास पे आए और फिर नाड़ियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसको पंखा थोड़ा बंद करो। तो मैं आज कल हमने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ियों का हमारे शरीर में कहाँ पर उसका स्थान होता है उसके बारे में जाना कि यह जो तीनों नाड़ियां हैं हमारे जो भी प्राण गति है, जो प्राण का संचार है उसके लिए आवश्यक है। और यह नाड़ी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ, मेरुदंड के साथ होती है। तो हम अगर इसको बैलेंस कर लें तो क्या होगा, अगर हम इसमें जो भी हमारी ऊर्जा है उसको हम यथोचित उसका उपयोग करें तो क्या होगा। तो ये जो मुख्य नाड़ियां हैं इसमें बहुत तरह से कहा गया कि इसमें 3 प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वह समाहित होती है। जिस ऊर्जा को जो इड़ा और पिंगला है उस दोनों ही में नाड़ियों में जो ऊर्जा होती है उसको द्वैतता कहते हैं। द्वैतता अर्थात पुरुषोचित और स्त्रियोचित, मतलब पुरुष का भी गुण होना और स्त्री का भी गुण होना, इस दोनों नाड़ियों में चलता है। और अगर हम एक दोनों को बैलेंस कर लें और तीनों नाड़ी को बैलेंस कर लें तो हम बहुत ही अपने जीवन में प्रभावशाली हो सकते हैं। और आज हम लोग विशुद्ध चक्र के बारे में भी जानेंगे। तो नाड़ी के बारे में हमने समझा कि शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होता है जिससे प्राण का संचार होता है, जो प्राण की गति हमारे उसमें जाती है। इड़ा और पिंगला नाड़ी जीवन की बुनियादी द्वैतता का प्रतीक है। द्वैतता का मतलब डुअलिटी का प्रतीक है कि स्त्री तत्व भी होना और पुरुष तत्व भी होना, इसका प्रतीक है दोनों ही नाड़ी। और आपको ये नाड़ी मैं बता दूं कि ये नाड़ी कोई नस नहीं है, इससे कोई आपका रक्त संचार नहीं होता, बट जो आपके गुण हैं, जो आपके प्राण गति हैं, जो आपका चरित्र है उसका संचार होता है। तो इड़ा और पिंगला नाड़ी जो है इसमें हम आपको बताएं कि द्वैतता अर्थात पुरुषोचित और स्त्रियोचित होना। इसका मतलब है लिंग भेद से नहीं है कि हम लिंग भेद कर रहे हैं कि फिर शारीरिक रूप से कि कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है, ऐसा नहीं है। बल्कि इस प्रकृति में जो भी चीज मौजूद है वह खास गुण के कारण मौजूद है। हर चीज, जितने भी चीज, आप पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, इवन कि आपका लैपटॉप, वो उसमें कोई ना कोई गुण है जिसके कारण वह मौजूद है। और यह जो प्रकृति में जो गुण है वह कभी कभी वो पुरुषोचित माना गया है और बहुत सारे गुणों को कभी कभी स्त्रियोचित माना गया है। तो आप भले ही पुरुष हैं, लेकिन यदि आपकी इड़ा नाड़ी अगर अधिक सक्रिय है तो आपके अंदर जो स्त्री प्रकृति है यानी स्त्रियोचित गुण है वह हावी हो जाएगा, हो सकता है। आप भले ही स्त्री हैं तो अगर यदि आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है तो आप में पुरुष प्रकृति यानी पुरुषोचित गुण हावी हो सकता है। तो अगर आप इड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों के बीच में संतुलन बना सकते हैं तो आप दुनिया के में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत पहलू को अच्छी तरह से आप संभाल सकते हैं। अधिकतर लोग इड़ा और पिंगला नाड़ी में ही जीते और मरते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जो मध्यस्थ नाड़ी, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो अगर निष्क्रिय बना रहे तो मानव शरीर में कुछ भी आप आगे जीवन में बहुत अच्छा आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हम बात करते हैं तो मानव शरीर का, ये मानव विज्ञान का एक बहुत बड़ा पहलू है जिससे कि जितनी भी हमारी अगर ऊर्जाएं हैं, अगर हम सारी ऊर्जाओं को अगर अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराएं तो हमारा जीवन का जो असली मतलब तभी शुरू होता है। और लोग कहता है चक्र को जागृत करना, अभी बहुत बार सुने कि हम चक्र को एक्टिवेट करेंगे, हमारे सातों चक्र जागृत हो जाए तो कैसे होगा। तो ये जो हमारी जो ऊर्जा शक्ति है इड़ा और पिंगला नाड़ी होके वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू आगे अगर बढ़े और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे तो ही हमारा जीवन जो है, तो ही हमारा चक्र एक्टिव होता है, तो ही हमारा जीवन, हम जो भी ये जो योग के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं,
जो योग के बारे में हम उसका परिपूर्ण परिणाम जानना चाहते हैं, वो यही है। एक दिन गुप्ता सर ने भी बताया था कि योग के बल पे बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे व्यक्ति बहुत जगह पहुंच सकते हैं, बहुत सारा उसमें शक्ति आ जाती है। तो जब तक ये जो ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक हम ये ऊर्जा का बहुत ही यथोचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इड़ा और पिंगला नाड़ी के प्रभाव में हैं तो क्या होगा? अगर आप इड़ा और पिंगला नाड़ी, अगर आपको दोनों ही अगर आपका बैलेंस हो जाए, तो आप जो बाहरी सुख दुख है उसको देखकर आपकी जो प्रतिक्रिया है वह निर्भर करेगी कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपके जो कष्ट होते हैं आपके जीवन में जो खुशी होती है उसके साथ आपका कैसे प्रतिक्रिया। अगर आपके जीवन में सराउंडिंग्स में आपके आसपास अशांति है तो मन भी अशांत विचलित रहेगा। अगर आपके आसपास आपको लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर एक बार आपकी सुषुम्ना नाड़ी में वो ऊर्जा प्रवेश हो जाए तो क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी मैंने कहा कि सुख दुख, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, हम कोई चीज का चिंतन करते हैं, कोई चीज का मनन करते हैं, कोई चीज का तर्क करते हैं, किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे हमारे पुरुषोचित और स्त्रीचित गुण हैं। ये सारे गुण जो है हमारे अंदर है। अगर हम इसको बैलेंस करके, अगर हम इस पूरे एनर्जी को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराने का माध्यम जो हम कहते हैं योग बल जिसको हम कहते हैं, तो आपके जीवन में एक नए किस्म का संतुलन पैदा हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आपके चारों ओर जो भी अशांति थी उससे कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी अशांति से आप विचलित नहीं होंगे अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी प्रवेश कर जाए। तो ये नाड़ियों के संगम का जो स्थान है इसको ही हम चक्र कहते हैं और इसको मुख्य स्थान माना गया हमारे यौगिक क्रियाओं में। ये हमारे यौगिक ग्रंथ हैं। योग क्रिया का जो ये ग्रंथि है, इसका अगर हम योग करें तो हमारा जो है योग से ये सारे नाड़ी, ये सारे चक्रास हमारे बड़े ही एक्टिव हो जाएंगे। हमारे शरीर को एक कमल फूल की तरह कहा गया है। हमने आपको पहले भी कहा कि हमारा शरीर जो है एक कमल पुष्प की तरह, और ये प्रमुख चक्र जो है वह भी कमल पुष्प का क्या है, एक निरूपण है, एक उसका नाम मात्र है। तो जो नाड़ी के अगर हम देखें तो मूलाधार चक्र से, अगर मेरुदंड के मूल में मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है जो नाभि है, फिर अनाहत चक्र जो हमने कल बातचीत किया था हृदय चक्र के बारे में। आज हम लोग विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे। और विशुद्धि चक्र जो है ये आपका 5वां चक्र है और यह आपके ध्वनि, जहां से आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आपके कंठ में है। और यह कंठ जो है यह सरस्वती का स्थान है। यहाँ से आप जो भी चीज बोलते हैं वह आप अच्छा बुरा भला वहीं से आपका निकलता है। और यह विशुद्ध चक्र में 16 पंखुड़ियां होती है। हृदय चक्र में आपको कल मैंने बताया था कि 12 पंखुड़ियां होती कमल की, यहाँ पर 16 क्वाइल्स होते हैं। 16 एनर्जी का जो है सोलर पिक्सल्स होता है, हमारे एक पिक्सल्स होते हैं, इसमें क्वाइल्स होते हैं और उसके कमल की पंखुड़ियां होती है। 16 पंखुड़ियों से बना हुआ ये हमारा विशुद्ध चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं। आपके मुख से कही गई हर बात सत्य हो सकती है अगर यह चक्र आपका एक्टिव हो जाए। और हमने कहा था कि हर चक्रास में वहां पर उसका साउंड है, उसका मंत्र है। तो यहाँ पर जो है आप हंग करके देखिए, अपने आप में आपके कंठ में वाइब्रेशन होगा। हंग करेंगे तो आपके कंठ में वाइब्रेशन होगा और यह आपको इसको कंठ का जो संयम है, अगर आप यहाँ पर ध्यान लगाते हैं तो जो आपका यह चक्र है यह जागृत होने लगता है। कंठ जो विशुद्ध चक्र है, यहाँ पर आपको यह जो चक्र का जागरण है वो ध्यान लगाने से होता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि आप यहाँ पर 16 जो कमल के दल हैं, इसमें कहते हैं कि 16 कला होती है जीवन में, 16 विभूतियां होती है जीवन में, 16 ज्ञान ऐसे होते हैं जिसको कि इंसान अगर प्राप्त कर ले तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, वो बहुत ही सत्यवादी हो सकता है, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आपकी 16 कला, 16 विभूति का ज्ञान यहाँ से आपको हो सकता है। इसके जागृत होने से लोगों को भूख प्यास भी रोक सकते हैं, वो भूख प्यास पर भी काबू पा सकते हैं।
वो मौसम के भी प्रभाव को रोक लेते हैं। ऐसे लोग अगर देखा जाए तो इस तरह से है। तो ये जो विशुद्ध चक्र है यह हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से बोलते हैं और आपकी वाणी, जैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो आप जैसा बोलेंगे कि लोग, आगे वाला लोग जो है आपसे सम्मोहित हो जाए, लोग आगे वाला प्रभावित हो जाए। तो यही विशुद्ध चक्र है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और गुप्ता सर